हेलो स्टूडेंट्स, एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की ई लर्निंग सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन यूनिट, जिसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड एटेन्यूएशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का स्ट्रक्चर या उसकी बनावट कैसी होती है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। इसके अलावा फाइंड द रीजंस ऑफ एटेन्यूएशन इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन जो कि बेसिकली हम देखेंगे कि मीडियम होता है, तो उसमें मीडियम में एटेन्यूएशन के कारण क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन को हम डिफरेंट सिग्नल प्रोपागेशन के लिए कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर ट्रांसमिशन लाइन फॉर डिफरेंट सिग्नल प्रोपागेशंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सिग्नल जो कि वॉइस वीडियो डेटा होता है, उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हम ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज़ करते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक मीडियम होता है, कम्युनिकेशन मीडियम, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन मीडियम। ये इंफॉर्मेशन मीडियम एयर हो सकता है, जिसमें सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड ट्रेवल करता है, जिसको हम ईएम वेव प्रोपागेशन की टर्म में देख चुके हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, जो कि फिजिकल कनेक्टिविटी कहलाती है ट्रांसमिशन लाइन रिसीवर के बीच में, और इसमें सिग्नल वोल्टेज करंट के फॉर्म में प्रोपागेट होता है, जो कि हमारे इस वीडियो लेक्चर का एक पार्ट है। इसके अलावा हम वेवगाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें दो तरह की वेवगाइड्स, एक तो मेटेलिक वेवगाइड जिसमें ईएम वेव प्रोपागेट होती है, और दूसरी वेवगाइड ऑप्टिकल फाइबर्स भी होती है। ट्रांसमिशन लाइन का हम देखें तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन एक पेयर ऑफ कंडक्टर होता है जो कि इंसुलेटर से सेपरेटेड होते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली ए पेयर ऑफ कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, जिसको हम केबल या वायर हम कहते हैं, उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ एज ए मीडियम होता है इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं एज ए मीडियम ऑफ प्रोपागेशन इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। इट प्रोवाइड्स कंडक्टिंग कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। कंडक्टिंग कनेक्शन मीन्स हमारा जो सिग्नल का फॉर्म होगा वो वोल्टेज करंट के फॉर्म में होगा। तो दिस व्हाट इज़ द बेसिक्स अबाउट द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के टाइप्स की बात करें हम तो देर आर सेवरल टाइप्स। उसमें सिंपल जो टाइप होता है वो ट्विस्टेड पेयर। इसके अलावा हमारे सिलेबस के हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो पैरेलल वायर हमारे सिलेबस में है, तो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन, कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन लाइन, और इसके अलावा इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क में यूटीपी एंड एसटीपी केबल भी यूज़ करते हैं। यूटीपी मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी मीन्स शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जो कि डाटा कम्युनिकेशन की केबल है। हमारे सिलेबस में दो वैरायटी की ट्रांसमिशन लाइन को डिटेल है, एक पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन और दूसरी कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन लाइन। तो इन दोनों ट्रांसमिशन लाइन को हम डिटेल में देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस तरीके से हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो पहले ट्रांसमिशन लाइन इज़ द पैरेलल वायर, जिसमें नाम से ही क्लियर है कि इसमें दो कंडक्टर होते हैं और दोनों कंडक्टर थ्रू आउट द उनकी ट्रांसमिशन लाइन केबल की लेंथ में उनके बीच में स्पेसिंग कांस्टेंट होती है। मीन्स दोनों कंडक्टर जो कि सिमिलर कंडक्टर होते हैं और दोनों कंडक्टर एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं। इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो इन पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन टू सिमिलर कंडक्टर्स विथ सेम स्पेसिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ केबल। इसमें दो कंडक्टर होते हैं, दोनों सिमिलर कंडक्टर हैं,
ये कंडक्टर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 2 सिमिलर कंडक्टर है और दोनों कंडक्टर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। मोस्ट ऑफ द केस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है वो पॉलीइथिलीन होता है, पीई जिसको कहते हैं पॉलीइथिलीन, जो कि दिखने में वाइट कलर का दिखता है। और केबल उसके ऊपर हम केबल को हम एक आउटर जैकेट से हम ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का एक आउटर जैकेट होता है जो हमें बाहर से दिखता है, जो कि पीवीसी मटेरियल का भी हो सकता है या पीयू का भी हो सकता है या एचडीपीई का भी हो सकता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन भी हो सकता है या पॉलीयूरेथीन भी हो सकता है, और पीवीसी मीन्स होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दिस व्हाट इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल वायर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो कंडक्टर जो कि कॉपर या एल्यूमिनियम या किसी और मटेरियल कर सकते हैं, मोस्टली कॉपर के होते हैं। उन दोनों कंडक्टर को हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेट करते हैं। तो इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। इस तरह के ट्रांसमिशन लाइन में दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो होता है और इक्वल करंट फ्लो होता है। कंडक्टर 1 में भी और कंडक्टर 2 में भी इक्वल करंट फ्लो होता है। ये कंडक्टर 1 में और ये कंडक्टर 2 में सेम करंट फ्लो होता है। दोनों वायर में, है ना, सेम स्ट्रेंथ का करंट फ्लो होता है दोनों वायर में। इसलिए इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन को हम कहते हैं बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन। तो बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन मीन्स पैरेलल वायर। और पैरेलल वायर को बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों कंडक्टर में इक्वल करंट फ्लो होता है। स्ट्रक्चर को डिटेल में समझें और तो सिंबॉलिकली समझें तो इसमें दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के बीच में सेंट्रल सेपरेशन होता है कैपिटल टी, जो कि थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट होता है। इसलिए दोनों कंडक्टर एक दूसरे से पैरेलल फैशन में होते हैं। इस कारण से इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो कैपिटल डी क्या है यहाँ पर, दोनों कंडक्टर के बीच में सेंट्रल डिस्टेंस। ये पहला जो डायग्राम है ये साइड व्यू है और जो नीचे डायग्राम बना रखा है ये फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू साइड व्यू में दोनों से हमें ट्रांसमिशन लाइन की डायमेंशन नज़र आ रही है और दोनों कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। स्मॉल डी इंडिविजुअल कंडक्टर्स के थिकनेस है या कहें कि उनका डायमीटर है। तो स्मॉल डी जब भी कहीं ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज़ करेंगे पैरेलल वायर में तो वो क्या रहेगा, हमारा कंडक्टर्स की डायमीटर या उनकी थिकनेस। और कैपिटल डी क्या होगा, दोनों कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस। ओके, और दो कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम एप्सिलॉन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ पर होगा, ये दो कंडक्टर के बीच में। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का भी उतना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो ट्रांसमिशन लाइन के 3 पैरामीटर हो गए यहाँ पर, कैपिटल डी जो कि दो कंडक्टर के बीच में सेपरेशन है, सेंट्रल सेपरेशन, और स्मॉल डी जो कि कंडक्टर की थिकनेस है, और एप्सिलॉन जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसके अलावा दूसरी केबल जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं हम कोएक्शियल केबल। तो कोएक्शियल केबल में भी दो कंडक्टर होते हैं, उसमें इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर जो है उन इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए रहते हैं कि दोनों का एक्सिस एक ही जगह आता है सेंटर में। इनर कंडक्टर अभी हम देखते हैं कोएक्शियल केबल में इनर कंडक्टर भी होता है और आउटर कंडक्टर भी होता है और दोनों का एक्सिस एक ही जगह पर होता है या एक ही होता है। इस कारण से इस तरह की केबल को हम क्या कहते हैं, कोएक्शियल केबल। तो कोएक्शियल केबल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें एक इनर कंडक्टर है जो कि कॉपर का है यहाँ पर डायग्राम में। इसके अलावा आउटर कंडक्टर है जो कि नेट के फॉर्म में होता है, ये आउटर कंडक्टर है, जाली के फॉर्म में है, यहाँ पर नेट के फॉर्म में होता है। इनर कंडक्टर एक सिंपल स्ट्रेट वायर होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वायर होता है, और इनर कंडक्टर आउटर कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। दिस व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन इनर कंडक्टर एंड आउटर कंडक्टर।
और इसके बाद सबसे ऊपर हमें जो बाहर से दिखता है वो हमारा केबल का जैकेट, जिसको हम कहते हैं आउटर जैकेट। ये आउटर जैकेट पीवीसी मटेरियल या पॉलीयूरेथीन मटेरियल या एचडीपीई या पीई पॉलीइथिलीन मटेरियल भी हो सकता है, जो कि ब्लैक कलर का और दिखने में ब्लू कलर का भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें एक इनर कंडक्टर है और एक आउटर कंडक्टर है, जो कि नेट के फॉर्म में है, गोल गोल शील्ड के फॉर्म में है, और दोनों के बीच में एक पॉलीइथिलीन मोस्टली होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। पॉलीइथिलीन भी हो सकता है, पॉलीयूरेथीन भी हो सकता है, टेफ्लॉन भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ हो सकता है, पर अगर पॉलीइथिलीन है तो वो मोस्टली वाइट कलर का दिखेगा। इस वाले केस में, इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन में करंट जो फ्लो होता है केवल वो इनर कंडक्टर में ही फ्लो होता है, और आउटर कंडक्टर जो है ग्राउंडेड होता है। मींस ट्रांसमिशन लाइन में हम ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में हम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करेंगे तो आउटर कंडक्टर को हम ट्रांसमीटर के भी ग्राउंड से अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और दूसरे एंड पर रिसीवर से भी के भी ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो करंट या सिग्नल जो फ्लो होता है, प्रोपागेट होता है, वो केवल इनर कंडक्टर में होता है ना। इस कारण से इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि इसमें करंट जो है इनर कंडक्टर में ही फ्लो हो रहा है, आउटर कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन को मीन्स अनसिमिलर करंट फ्लो होता है दोनों कंडक्टर में, तो इस तरह ट्रांसमिशन लाइन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन। तो कोएक्सियल केबल इज आल्सो नोन एज अनबैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन। डायमेंशन को समझे अलग से फिर से, तो इस साइड व्यू में हम देखें तो इनर कंडक्टर है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और आउटर कंडक्टर है। फ्रंट व्यू हम देखें तो आउटर कंडक्टर के डायमीटर को कैपिटल डी की टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और इनर कंडक्टर के डायमीटर को स्मॉल डी की टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर भी अगेन वही 3 पैरामीटर है, स्मॉल डी, कैपिटल डी और अगेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जिसको हम एप्सिलॉन 0 नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये फिर से हम देख सकते हैं कि 3 फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, है ना। स्मॉल डी, कैपिटल डी और एप्सिलॉन, इन तीनों की वैल्यू को हम चेंज करके हम डिफरेंट तरह की कोएक्सियल केबल हम बना सकते हैं, या डिफरेंट प्रॉपर्टी या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की कोएक्सियल केबल हम बना सकते हैं। तो पैरेलल वायर में भी 3 फिजिकल पैरामीटर है और कोएक्सियल केबल में भी 3 फिजिकल पैरामीटर है, जो कि फ्यूचर में हम किसी अलग डिफरेंट पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम में एज ए मीडियम होता है, तो लाइक सभी मीडियम में एटेन्यूएशन होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में भी एटेन्यूएशन होगा। और एटेन्यूएशन मीन्स हम सिग्नल इनपुट में देते हैं उतना सिग्नल हमें आउटपुट में नहीं मिलता है। तो जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपागेट होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो हमें उस सिग्नल की स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। उसी को हम कहते हैं एटेन्यूएशन इन ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स एज सिग्नल जो कि वोल्टेज करंट के फॉर्म में होता है, मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, प्रोपागेट्स इन ट्रांसमिशन लाइन, इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस कंटिन्यूसली अलोंग द लेंथ ऑफ केबल। और हम जानते हैं एटेन्यूएशन हर मीडियम में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है, ट्रांसमिशन लाइन में तो ये डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस है ना, एटेन्यूएशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, और हम उसको मेज़र करते हैं हम dB पर 100 मीटर या dB पर मीटर यूनिट में। अगर एटेन्यूएशन ज़्यादा है तो dB पर मीटर यूनिट में यूज़ करेंगे, और एटेन्यूएशन थोड़ा कम है तो हम dB पर 100 मीटर यूनिट में यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक रेफरेंस की बात करूँ मैं, तो एयर में एटेन्यूएशन काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होने के कारण उसको dB पर किलोमीटर में हम यूज़ करते हैं एटेन्यूएशन को मेजरमेंट। किस केस में? एयर के केस में। बट ट्रांसमिशन लाइन के केस में एटेन्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो dB पर 100 मीटर या और ज़्यादा है अगर एटेन्यूएशन, तो dB पर मीटर यूनिट में हम यूज़ करेंगे। एटेन्यूएशन का फार्मूला हम जानते हैं,
10/L इक्वल टू लॉग P इनपुट अपॉन P आउटपुट। यहाँ पर P इनपुट क्या है, इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ, और P आउटपुट आउटपुट सिग्नल स्ट्रेंथ है, और L क्या है, हमारे केबल की लेंथ है। इसी चीज़ को हम एक छोटी सी प्रॉब्लम के टर्म में समझे हम कि अगर ए 10 मीटर लॉन्ग कोएक्शियल केबल हैज़ इनपुट पावर ऑफ 10 वाट जो कि इलेक्ट्रिकल पावर है, एंड आउटपुट पावर ऑफ 5 वाट फॉर ए सिग्नल ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, देन कैलकुलेट एटेन्यूएशन इन dB पर 100 मीटर यूनिट। dB पर 100 मीटर यूनिट में हमें एटेन्यूएशन को कैलकुलेट करना है। किस केस में कि अगर 10 मीटर लंबा हमने कोएक्शियल केबल लिया और उसमें 100 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल हम प्रोपागेट कर रहे हैं, या 100 मेगाहर्ट्ज़ का रेफरेंस देना मुझे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एटेन्यूएशन की जब भी बात करेंगे हमें तो ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि हम किस फ्रिक्वेंसी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सेम केबल में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर एटेन्यूएशन ज़्यादा अलग अलग होता है। कम होगा ज़्यादा होगा हम आगे और समझेंगे, क्लियर हो जाएगा, पर एटेन्यूएशन किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे। तो इसलिए ये फ्रिक्वेंसी तो हम फिलहाल हम पता लगाना चाह रहे हैं कि अगर 100 में 100 मेगाहर्ट्ज़ अगर फ्रिक्वेंसी की सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, तो अगर हम केबल में अगर 10 वाट पावर दे रहे हैं और आउटपुट पावर हमें 5 वाट मिल रहा है, आधा मिल रहा है, तो हमें पता लगाना है कि एटेन्यूएशन dB पर 100 मीटर यूनिट में कितना होगा। इसको सॉल्यूशन में सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो इनपुट पावर 10 वाट है, आउटपुट पावर 5 वाट है, और लेंथ 10 मीटर दिया हुआ है। 10 मीटर को अगर हम 100 मीटर की यूनिट में यूज़ करना चाहें तो 1/10 इंटू 100 मीटर यूनिट में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ यूनिट का इश्यू है, बाकी और कुछ नहीं। तो इस वैल्यू पुट करें हम, तो अगर सिंपल मीटर की वैल्यू रखेंगे हम, है ना, L इक्वल टू L की वैल्यू यहाँ पे हम 10 मीटर रखेंगे तो हमारा, और लॉग इनपुट की जगह रखेंगे P इनपुट की जगह रखेंगे 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई लेंथ कितनी है 10 मीटर, लॉग 10/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.3 dB पर मीटर, है ना। इसी को अगर हम 100 मीटर की यूनिट में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 30 dB पर 100 मीटर आएगा। मीन्स अगर 100 मीटर की केबल अगर है तो 30 dB का एटेन्यूएशन होगा, ये मीनिंग होता है। और अगर 1 मीटर की केबल में होगा तो 0.3 dB का एटेन्यूएशन होगा। एटेन्यूएशन को हम हमेशा चाहते हैं किसी भी मीडियम में कि एटेन्यूएशन क्या होना चाहिए, कम, है ना। तो व्हाट वी डिज़ायर कि एटेन्यूएशन इन द मीडियम शुड बी लेस एंड लेस। क्यों? क्योंकि अगर एटेन्यूएशन कम होगा तो हो सकता है कि हमें ट्रांसमिटेड पावर कम ट्रांसमिट करना पड़े और हमारा काम हो जाए, या हमें रिसीवर पे अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव होगा। या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम एटेन्यूएशन मीडियम में या ट्रांसमिशन लाइन में एटेन्यूएशन कम होगा तो हमें इंफॉर्मेशन के सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के बीच में हमें कम से कम रिपीटर लगाना पड़ेंगे। हो सकता है कि रिपीटर नहीं लगाना पड़े, एटेन्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है तो कुछ रिपीटर लगाना पड़ेंगे, एटेन्यूएशन और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा रिपीटर लगाना पड़ेंगे, है ना। एक लोकेशन से फॉर एग्जांपल हमें 10 किलोमीटर का बीच में हमें कम्युनिकेशन करना है, तो हो सकता है कि हमें एटेन्यूएशन कम है तो 2 रिपीटर लगाना पड़ जाए, एटेन्यूएशन ज़्यादा है तो 5 रिपीटर लगाना पड़ जाएंगे, एटेन्यूएशन और ज़्यादा है तो हो सकता है कि 10 रिपीटर लगाना पड़ जाए। और रिपीटर मीन्स पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक्सपेंडिचर हमारा इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होना चाहिए कि एटेन्यूएशन कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम होने के लिए हमें एटेन्यूएशन का रीज़न भी पता होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन लाइन में एटेन्यूएशन के बेसिकली
तीन मेन कारण है, तीन मेन रीज़न है जिस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में एटेन्यूएशन होता है। पहला रीज़न क्या कहलाता है? कंडक्टर हीटिंग लॉस। अभी हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ट्रांसमिशन लाइन में जो एटेन्यूएशन होते हैं उनके कारण क्या है। तो पहला कारण क्या है? कंडक्टर हीटिंग लॉस। इसके अलावा दूसरा रीज़न होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग लॉस, और तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है रेडिएशन लॉस। रेडिएशन लॉस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर हमारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो। तीनों को वन बाय वन ब्रीफ में देखते हैं। कंडक्टर हीटिंग लॉस, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग लॉस और रेडिएशन लॉस जो है किन तरीके से या किन कारणों से होते हैं। तो कंडक्टर हीटिंग लॉस, जैसा हम ट्रांसमिशन लाइन में जानते हैं कि सिग्नल जो है करंट वोल्टेज के फॉर्म में, मीन्स हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें करंट फ्लो होते हैं, है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो होते हैं कंडक्टर के थ्रू, है ना। और हर एक कंडक्टर का अपना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं होता इसका रेजिस्टेंस नहीं होता है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल हम कॉपर यूज़ करेंगे तो कॉपर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और अगर उस रेजिस्टेंस वाले सिस्टम में अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो I²R पावर जो है डिसिपेट होती है हीट के फॉर्म में। तो इफ conductor has certain value of resistance, then there will be I²R power will be dissipated in the form of heat if I current flows. जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा I²R पावर, या कहें कि हम उतना ज़्यादा हीट डिसिपेट होगी। और ये हीट एनर्जी आएगी कहाँ से? ये हीट एनर्जी आएगी हमारी सिग्नल की एनर्जी से, है ना। तो दिस हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम द सिग्नल एनर्जी। तो इस वजह से हमारा सिग्नल की एनर्जी जो कि हीट में कन्वर्ट हो रही है। हमारा पर्पस क्या था? एक एंड से दूसरे एंड तक सिग्नल पहुंचाना था, पर हमारा करंट फ्लो होने की वजह से कंडक्टर जो है हीटअप हो रहा है, और हीटअप होने की वजह से हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हमारा सिग्नल आगे प्रोपागेट होता जाएगा ये हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ और ज़्यादा डिक्रीज होती जाती है। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से, है ना। ये जो एनर्जी जो या ये जो लॉसेस होते हैं ये हमारी फ्रिक्वेंसी, जैसे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी ये कंडक्टर हीटिंग लॉस इंक्रीज होता है। क्योंकि हम अगर स्किन इफेक्ट को समझें तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है ना। अगर डीसी है तो पूरा कंडक्टर का एरिया जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो पूरा एरिया काम में आता है करंट को फ्लो करवाने में। पर जैसे जैसे हमारे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं हम, किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज हम करते जाते हैं, तो हमारा जो करंट फ्लो होता है वो उस कंडक्टर के सेंट्रल पोर्शन में करंट फ्लो नहीं होने की बजाय उसकी सरफेस पे या उसकी स्किन पे करंट फ्लो होने लग जाता है। तो हम पूरा उसका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे सिग्नल प्रोपागेशन के काम में नहीं आता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो कहने मतलब है कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है हमारा जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो हमारा I²R लॉस भी, जिसको हम हीटिंग लॉस कह रहे हैं, वो भी हमारा इंक्रीज होगा। मीन्स जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी कंडक्टर हीटिंग लॉस इंक्रीज होगा। इसके अलावा दूसरा एटेन्यूएशन का कारण होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग लॉस। हम सिग्नल प्रोपागेशन में की बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम बोलते हैं कि करंट और वोल्टेज के फॉर्म में सिग्नल प्रोपागेट होता है। पर चूंकि कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो, और हमारा सिग्नल मीन्स कुछ फ्रिक्वेंसी है, डीसी तो नहीं है, कुछ फ्रिक्वेंसी है, तो वो फ्रिक्वेंसी का हम करंट अगर हम फ्लो करवाते हैं किसी कंडक्टर में तो कंडक्टर के सराउंडिंग में EM वेव प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो कंडक्टर के बीच में प्रेजेंट होती है। मीन्स एनर्जी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिटवीन कंडक्टर्स थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीन्स दो कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारे सिग्नल का ही पार्ट होगा। पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लाल कलर बता रखा है मैंने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो दो कंडक्टर के बीच में प्रेजेंट है, जो कि बेसिकली सिग्नल की एनर्जी का पार्ट है। पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को हीट अप करता है। तो अगेन पहले मैंने बताया कंडक्टर हीटिंग लॉस, पर यहाँ पर हम बता रहा हूँ मैं कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी है ट्रांसमिशन लाइन में। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ प्रेजेंट होती है, दो कंडक्टर के बीच में, जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट होती है। तो सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, चाहे वो पॉलीइथिलीन हो या पॉलीयूरेथीन हो या टेफ्लॉन हो, सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ न कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हीट अप होते हैं। तो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, तो ये हीट एनर्जी अल्टीमेटली अगेन वही कहाँ से आएगी, वो हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ से आएगी। तो डेफिनेटली जिससे हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हीट अप होता जाएगा, हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है कंटिन्यूसली कम होती जाएगी। तो इस तरह के लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर हीटिंग लॉस। डेफिनेटली इस तरह के लॉस डिपेंड किस पे करेंगे, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करते ही हैं, साथ ही टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी डिपेंड करते हैं। कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग उनका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग लॉस कम भी हो सकता है, कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है रेडिएशन लॉस। अभी बताया मैंने कि सिग्नल हमारा करंट वोल्टेज के फॉर्म में है, बट दो कंडक्टर के बीच में सिग्नल जो है ईएम वेव के एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कन्फाइंड बिटवीन कंडक्टर्स, तो ये अच्छे से कन्फाइंड होती है। पर जैसे जैसे हमारी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, हमारा ये कन्फाइनमेंट जो भी अच्छा है, ये कन्फाइनमेंट थोड़ा पुअर भी होने लग जाता है, और हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो केबल से या ट्रांसमिशन लाइन के सराउंडिंग में जो है वो हमारा रेडिएट होने लग जाती है। तो सम ऑफ द एनर्जी रेडिएट्स या एस्केप फ्रॉम द कंडक्टर सराउंडिंग, है ना, और उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होता है, रेडिएशन लॉस प्रोड्यूस होता है। तो सम ऑफ द एनर्जी एस्केप फ्रॉम कंडक्टर सराउंडिंग रिजल्टिंग इन रेडिएशन लॉस। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे सिग्नल की, ये रेडिएशन लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर जो लॉसेस इंक्रीज होता है वो रेडिएशन लॉस होता है, क्योंकि जैसे जैसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना, करंट में वेरिएशन उतना ज़्यादा होगा, उतना फास्ट वेरिएशन होगा, और इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सराउंडिंग में जो होती है वो कंडक्टर्स के एरिया से या कंडक्टर के सराउंडिंग से दूर जाती है, और कुछ एनर्जी हमारी एस्केप कर जाती है, रेडिएट कर जाती है। ओके, तो इस तरह के लॉस को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन लॉस। और बताया मैंने आपकी रेडिएशन लॉस जो है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज होने पर ये रेडिएशन लॉस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। यहाँ पर अगर हम कोएक्शियल केबल के स्ट्रक्चर को समझें हम, तो कोएक्शियल केबल में जो आउटर कंडक्टर होता है वो नेट के फॉर्म में होता है सेंट्रल कंडक्टर के सराउंडिंग में, तो वो शील्ड का काम करता है। तो कोएक्शियल केबल में जो आउटर कंडक्टर है जो कि शील्ड का काम करता है, वो क्या करता है, जो हमारा इनर कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से सराउंडिंग में जो ईएम वेव बनती है वो ईएम वेव को कन्फाइन करके रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फाइन करके रखता है। तो इस कारण से कोएक्शियल केबल में रेडिएशन लॉस कम होता है। किसके कंपेरिजन में, अगर हम पैरेलल वायर से कंपेयर करें तो पैरेलल वायर के कंपेरिजन में कोएक्शियल केबल में हाई फ्रीक्वेंसी पर रेडिएशन लॉस कम होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसका आउटर कंडक्टर एज ए शील्ड का काम करता है। हम बेसिक लेवल पे दोनों ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम कंपेयर और उनका यूज़ की बात करें हम, तो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन में क्योंकि हमने देखा कि वो बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसमें नॉइस कैंसिलेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है।
किसके मुकाबले? कोएक्शियल केबल के कंपैरिजन में। मतलब क्वालिटी की ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बट पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी पर, मतलब अगर हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी VHF या 300 मेगाहर्ट्ज से ऊपर है तो हमारा लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पैरेलल वायर अगर हमें यूज़ करना है तो हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज या उससे कम हो तो बेटर रहता है, क्योंकि उस केस में लॉसेस जो है टॉलरेबल होते हैं, है ना। पैरेलल वायर को हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। यागी उदा एंटीना जो घर की छतों पे पहले लगा होता था, डंडियों वाला एंटीना, यागी उदा एंटीना से अगर हम हमारे टीवी रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमें केबल की ज़रूरत होती है और वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पैरेलल वायर, क्योंकि ये इस तरह के ट्रांसमिशन लाइन का SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होता है। और किसी और वीडियो में हम देखेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस मैच करता है हमारे यागी एंटीना से, तो बाद की स्टडी में आएगा, हम समझेंगे उसको ना। कोएक्शियल केबल की बात करें हम तो कोएक्शियल केबल में अभी थोड़े पहले बताया मैंने कि रेडिएशन लॉस या अल्टीमेटली कहूँ मैं कि एटेन्यूएशन कम होता है पैरेलल वायर के कंपेरिजन में, इसलिए कोएक्शियल केबल को हम रिलेटिवली हायर फ्रिक्वेंसी, फॉर एग्जांपल कुछ 1 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज में भी यूज़ कर सकते हैं। एट द मोस्ट 18 गीगाहर्ट्ज तक की, मीन्स हम कुछ माइक्रोवेव रेंज में तक की फ्रिक्वेंसी के लिए भी हम कोएक्शियल केबल को हम यूज़ कर सकते हैं, बट लो डिस्टेंस के लिए, है ना। 100 मीटर 50 मीटर 25 मीटर ये डिस्टेंस में हमें कम्युनिकेशन करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोएक्शियल केबल कैन बी यूज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल अप टू 18 गीगाहर्ट्ज, मीन्स कुछ माइक्रोवेव के स्टार्टिंग रेंज का अगर हमारा सिग्नल है तो हम कोएक्शियल केबल को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मोर गीगाहर्ट्ज है, तो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन ऑप्शन नहीं रह पाता है और हमें वेवगाइड, जो कि हम किसी और लेक्चर में समझेंगे, वेवगाइड यूज़ करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी की रेंज अगर गीगाहर्ट्ज में ज़्यादा है तो। कोएक्शियल केबल को हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं हमारा जो पैराबोलिक डिश एंटीना होता है घर की छत पे, है ना, डायरेक्ट टू होम DTH वाले टीवी सिस्टम में। तो पैराबोलिक डिश एंटीना से हमारे जो टीवी के ऊपर रखा रहता है, इसको बोलते हैं सेट टॉप बॉक्स, तो उनके बीच में हम जो कंडक्टिंग कनेक्शन करना हो तो हम यूज़ करते हैं कोएक्शियल केबल। या जो केबल टीवी ऑपरेटर जो यूज़ करते हैं वो पूरे एरिया में या पूरे सिटी में जो केबल टीवी का डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन करते हैं वो यूज़ करते हैं कोएक्शियल केबल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए एक बात करूँ मैं कि अगर हमें किसी केस में पैरेलल वायर को कोएक्शियल केबल से या कोएक्शियल केबल को पैरेलल वायर से कनेक्ट करना तो डायरेक्ट कनेक्शन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है और एक अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है। मेरा मतलब दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हमें एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं बलून, BALUN, बलून। तो बलून बेसिकली होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैलेंस टू अनबैलेंस ट्रांसफार्मर। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हमें पैरेलल वायर को किसी कारण से कोएक्शियल केबल से कनेक्ट करना हो या कोएक्शियल केबल को पैरेलल वायर से कनेक्ट करना हो। डियर स्टूडेंट, विद दैट आई केम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, बट एज पर आवर ट्रेडिशन you require to submit some simple assignment based on this lecture. So please note down the assignment question. So question number 1, write the relation between attenuation in cable and repeater spacing. Write the relation between attenuation in cable and repeater spacing. Question number 2, name 3 main reasons of attenuation in transmission line. Name 3 main reasons of attenuation in transmission line. Question number 3, draw structure of a coaxial
केबल, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कोएक्शियल केबल। तो इस वीडियो लेक्चर के बेसिस पे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर एक पेज में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सबमिट कीजिए, सो दैट योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड बेस्ड ऑन असाइनमेंट रिसीव्ड इन टाइम। तो डियर स्टूडेंट, थैंक you for watching this video. See you in next video on transmission line.